चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द सेशन ऑफ टुडे। अभी हम लोगों ने जो कर लिया है अभी तक वो तो ऑब्वियसली हमारे पास है ही है। अभी ये वाला जो चीज है दिस इज स्लाइटली मोर इन डेप्थ एज कंपेयर टू वट एवर वी ऑल हैव डन। ठीक है, तो हम लोग ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी दिस पार्ट इज ऑल अबाउट व्हाट। ओके, ध्यान से सुनना सर आप प्लीज। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया दैट वाज समथिंग लाइक दिस 6 मेथड्स टू फाइंड आउट एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो आप लोग एब्जॉर्प्शन रेट चार्ज करो, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट मिल जाएगा, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन भी मिल जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कर लेना। हम लोगों ने वो सब कुछ किया। प्रैक्टिकल मैक्सिमम और नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर से बाय डिफॉल्ट वी यूज नॉर्मल कैपेसिटी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ओके, फिर उसके बाद ब्लैंकेट मेथड, डिपार्टमेंटल मेथड, फर्दर ब्रेकअप मेथड। ठीक है, अभी इसके बाद क्या तो सुनो। डिपार्टमेंटल मेथड थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना सर आप प्लीज। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं और आएंगे फ्यूचर के अंदर भी। देखो मेरे को ना डिपार्टमेंटल रेट निकालने का था, मतलब जितने डिपार्टमेंट्स उतने एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है, अगर ऐसा है तो ना इन दैट पर्टिकुलर केस तो अपने को क्या क्या काम करना पड़ेगा, ध्यान से जरा सुनना। First, in this particular case, make a list of all the overheads that will be incurred in this year. ये वाला चीज तुमको वैसे ही मालूम है, अपने को न्यूमरेटर के अंदर BOH चाहिए। BOH मतलब इस साल का तेरा ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा, तो एक लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दे। तो मेरी कंपनी के अंदर जो भी खर्चे थे ना, सारे के सारे जो भी मेरे फिक्स्ड ओवरहेड से, मैंने सब चीजों का टोटल वगैरह मारना स्टार्ट किया। ठीक है, सारों के सारे खर्चों का मैंने लिस्ट वगैरह वो बना दिया। सपोज मेरे पास 100 खर्चे आ गए। ठीक है, मेरा ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा, सारे के सारे खर्चे आ गए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, कैटेगराइज योर एंटायर कंपनी, ये तुम्हारे लिए न्यू है, इनटू 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। वी कॉल देम एज ईदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और वी कॉल देम एज सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स दैट आर देयर। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? कॉस्ट सेंटर मतलब वो चीज जहां पर खर्चे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट सेंटर। अ डिपार्टमेंट इज अ कॉस्ट सेंटर क्योंकि वहां पर खर्चे होते हैं। ठीक है, तो पूरी कंपनी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट करो। अभी ये 2 पार्ट्स का नाम क्या है? These are 2 types of departments. We call them as either production departments or we call them as service departments. अब production department क्या होता है, service department क्या होता है, तो सुनो। Production departments are those departments that are responsible to produce the goods that the company sells. In your and my words, these are your factories. Okay. ये तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं, ये तुम्हारे वो वाले डिपार्टमेंट्स हैं जो गुड्स बनाते हैं। ठीक है, जरा सोचो, अगर कोई भी डिपार्टमेंट गुड्स बनाता है तो वो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा तो करेगा ही, डायरेक्ट लेबर का खर्चा तो करेगा ही, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी खर्चा करेगा क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहा है। ऑल्दो दिस चैप्टर इज नॉट फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, दिस चैप्टर इज नॉट फॉर डायरेक्ट लेबर, दिस चैप्टर इज ओनली फॉर व्हाट पार्ट यार? ओवरहेड्स। ठीक है, तो मैं अल्टीमेटली सिर्फ ओवरहेड्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो याद रखना, production departments are your factories that produce the goods. Factories will incur DM, will incur DL, will incur factory overheads, but we are only interested in what part? Overheads and nothing else. ठीक है, सपोज मेरी कंपनी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स था। लेट मी कॉल देम एज P1 एंड लेट मी कॉल देम एज P2। ठीक है, तो 2 फैक्ट्रीज था। कई गुड्स जो है मेरा, कई प्रोडक्ट्स जो है मेरा सिर्फ P1 में बनता है, कई सिर्फ P2 में बनता है, कई P1 और P2 दोनों में बनता है, कई पहले P2 में जाता है फिर P1 में बनता है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, तो P1 एंड P2 आर माई 2 फैक्ट्रीज। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स आर नथिंग बट योर फैक्ट्रीज जहां पर तुम्हारा गुड्स बनता है। सर फिर सर्विस डिपार्टमेंट्स क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स जहां पे गुड्स नहीं बनता है, दे जस्ट प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द अदर डिपार्टमेंट्स। सर एग्जांपल्स मेनी आई कैन ट्राई टू गिव यू। फर्स्ट, बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सपोज कैंटीन डिपार्टमेंट। ओके, अभी कैंटीन डिपार्टमेंट इज काइंड ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट, वहां पे कुछ गुड्स नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी एक चीज जरा सोचो, जिधर गुड्स नहीं बनता है, अभी कैंटीन हम लोगों ने क्यों रखा होगा? भाई हमारे वर्कर लोग हैं,
जब भी वो लोग काम कर रहे होंगे, बीच में शायद उनको भूख वगैरह वो लगेगी, तो आओ कैंटीन में आओ, फोकट का खाना खाओ और जाओ। ओके, अभी जरा सोचो, कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर खर्चे भी तो होंगे ना यार, ये भी तो खर्चे ही हैं कंपनी के लिए। लेकिन एक और चीज जरा सोचना, कैंटीन डिपार्टमेंट कैन नॉट इनकर डीएम कॉस्ट, दे कैन नॉट इनकर डीएल कॉस्ट। एवरी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स विल ऑलवेज बी ओवरहेड्स ओनली। को बोलते हैं सर क्यों, जब भी कैंटीन भजिया तलेगा तो बेसन लगेगा। सर बेसन इज मटीरियल बट कंपनीज प्रोडक्ट इज नॉट भजिया। नो, तुमको समझा जो मैं बोला? डायरेक्ट मटीरियल का मतलब क्या होता है? इट इज दैट मटीरियल दैट गोज इनसाइड द प्रोडक्ट दैट यू ऑल मेक। मेरे को बोलो प्रोडक्ट कौन बनाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो याद रखना, सर्विस डिपार्टमेंट्स का ना सारा का सारा कॉस्ट ऑलवेज बिकम ओवरहेड्स फॉर द कंपनी। तो कैंटीन के अंदर जो भी खर्चा हो, चाहे वेटर्स लोगों को पगार देते हो, चाहे मटेरियल वगैरह लाते हो, सैंडविच बनाते हो, ब्रेड लाते हो, तो चाहे कैंटीन डिपार्टमेंट के एंगल से सोचोगे तो ब्रेड इज डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन कंपनी के एंगल से सोचोगे तो ब्रेड ऑलवेज बिकम्स ओवरहेड्स फॉर द कंपनी। ये सबको समझ में आ गया? तो चलो सुन, एक एग्जाम्पल ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज कैंटीन। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज इन दिस केस इज अ मेडिकल डिपार्टमेंट। मेरे पास बहुत सारे वर्कर लोग हैं, ओके, ताकि लाइक अगर वर्कर लोगों को कुछ हुआ, उनकी तबीयत खराब है, ये वो वगैरह, सो वी हैव अ इन हाउस काइंड ऑफ अ मेडिकल डिपार्टमेंट। हमारे पास मेल डॉक्टर्स कम है लेकिन फीमेल डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, ताकि वर्कर्स लाइक दे वांट टू कम ओवर देयर। ओके, तो इन एनी केस मेडिकल डिपार्टमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, वहां पे कुछ गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे, कुछ और प्रोड्यूस हो सकता है, इफ यू आर एडल्ट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस कुछ गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस हो रहे। ओके, सो इन एनी केस कैंटीन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट। सर कुछ और एग्जाम्पल, दो और एग्जाम्पल देता हूं। सपोज परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर भी किया होता है। दिस डिपार्टमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू स्पीक विद द सप्लायर्स एंड ऑर्डर द रॉ मटेरियल, बस। ओके, अभी जरा सोचो, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल का खर्चा परचेज डिपार्टमेंट नहीं करता है, मटेरियल इज परचेज फॉर द फैक्ट्रीज ओनली। तुमको समझा? लेकिन परचेज डिपार्टमेंट बाकी खर्चे कर सकता है। को बोलते हैं सर कौन से खर्चे? एग्जांपल, एक परचेज मैनेजर होएगा, वो एक खर्चा। फिर परचेज डिपार्टमेंट के ना ऑफिस स्टाफ होगा जो सप्लायर लोगों से बात करता रहता होगा कि माल कब आएगा, क्या क्वांटिटी दोगे, क्या क्वालिटी दोगे, वो भी तो खर्चे ही हैं। तो सर्विस डिपार्टमेंट के सारे कॉस्ट अल्टीमेटली बिकम ओवरहेड्स फॉर द कंपनी। लास्ट एग्जांपल से बंद करता हूं, बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट। कोई बोलते हैं बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट क्या होता है सर? बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट मैंने एक बार शायद मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर किया था, जब भी मैं इकोनॉमिक बैच साइज कर रहा था। ओके, इकोनॉमिक बैच साइज थियरी, ORS थियरी, ऑप्टिमम रन। ऐसा कभी कुछ जिंदगी में नाम सुना? हाँ, इट वॉज मेड बाय विच पर्टिकुलर पीपल? अगर नाम सुना तो ORS वॉज मेड बाय विच पर्टिकुलर पीपल? विल्सन एंड फोर्ड। ओके, किसी को कुछ नहीं याद? सुनो मेरी बात। अभी बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट क्या होता है? तुम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर जाओ जिधर स्टील बनता है। ये वाला एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, मेरे को याद है मेरे ख्याल से, जहां पर स्टील बनता है। अभी स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। आयरन को स्टील के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। ऐसे केसेस के अंदर देयर इज अ बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट। बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट क्या करता है? सपोज मेरे को 3 दिन के बाद स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, मैं 3 दिन पहले बॉयलर्स होते हैं बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट के अंदर, उनके अंदर पानी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं। अगर तुमको एक टेक्निकल चीज वो बोलूं तो, अगर वाटर थोड़ा सा इम्प्योर होएगा, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा कभी शायद साइंस के अंदर जिंदगी में सुना होगा। इम्प्योर वाटर, द टेम्परेचर, द बॉइलिंग वाटर, हाँ, 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो स्टीम जनरेट होती है ना, दैट इज फार मोर पावरफुल। ओके, दिस स्टीम गोज इनसाइड द मशीन्स थ्रू द ट्यूब्स। मशीन्स का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो बॉयलर हाउस डिपार्टमेंट है ना, जरा सोचो, कुछ गुड्स नहीं प्रोड्यूस करता, इट इज ओनली प्रोड्यूसिंग स्टीम which is like giving power to the machines in the factories. Okay, again this is one example of service departments. Okay, now in this case no, ये जो भी service departments हैं तुम्हारे, ये जो भी service departments हैं, suppose I'll have say 2 examples, S1 S2. S1 is canteen, S2 is medical department. Okay,
S1 and S2 are my servicing departments. They do not incur material cost. They do not incur labor cost. Every cost of service departments is always, आगे बोलो, ओवरहेड्स फॉर द कंपनी. आप लोग उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलोगे तो भी वो चली जाएगा. तो सुनो, जब यहां पे आप लोग लिस्ट ऑफ ओवरहेड्स तैयार कर रहे हो ना, तो याद रखना ओवरहेड्स बोले तो P1 और P2 का ओवरहेड्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स का सारा खर्चा. इज दिस क्लियर? क्योंकि P1 एंड P2 विल इनकर मटीरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू देम. ओके, हम लोग डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए ये वाला चैप्टर नहीं सीख रहे, हम लोग तो ओवरहेड्स के लिए सीख रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ओवरहेड्स दैट विल बी इनकर्ड इन दिस ईयर. ठीक है. सेकेंड, divide the entire company into two types of departments, production department, service departments. third, इस लिस्ट के अंदर से ना वो वाले खर्चे अलग करो which are especially incurred by each and every department. ऐसे जो भी खर्चे होंगे ना, आप लोग ना हर डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दो. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज स्टेप ऑफ एलोकेशन. एलोकेशन मतलब चार्ज स्पेसिफिक कॉस्ट टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. एग्जाम्पल के तौर पे P1 डिपार्टमेंट का एक सुपरवाइजर था. ठीक है. कैन वी से ये वाला खर्चा तो P1 का ही खर्चा है ना, तो आप उसको दे दो. P2 वाला जो बिल्डिंग है ना, मैंने रेंट पे लेके रखा हुआ है. अभी ये जो रेंटल कॉस्ट है भाई, वो तो P2 का ही खर्चा है, तो आप लोग P2 को दे दो. उसके बाद कैंटीन डिपार्टमेंट के ना ब्रेड का खर्चा, वेटर्स का खर्चा, ये वाला जो खर्चा है इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर आगोश, यस. ओके. तो S1 का जो कैंटीन के अंदर जो खर्चा हो रहा है, से ब्रेड का खर्चा, से वेटर्स का खर्चा, वो सारा का सारा खर्चा तो किसका खर्चा है? S1 का ही खर्चा है, तो आप लोग S1 को ही दे दो. उसके बाद डॉक्टर्स का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, नर्सेस का खर्चा, वो सारा का सारा खर्चा S2 का है, तो S2. तो इस लिस्ट के अंदर से ना जो भी खर्चे आर इनकर्ड स्पेशली फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आप लोग हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्टली दे दो. दिस पर्टिकुलर स्टेप इज कॉल्ड एज विच पर्टिकुलर स्टेप? एलोकेशन. एलोकेशन बोले तो चार्ज स्पेसिफिक कॉस्ट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट. इज दिस अंडरस्टूड? सुन, तो इस लिस्ट के अंदर ना, इस लिस्ट के अंदर से बहुत सारे खर्चे तो निकल गए क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट को चार्ज हो गए. को बोलते हैं सर बाकी खर्चे कौन से बच गए? बाकी खर्चे वो बच गए विच आर कॉमन एक्सपेंसेस. ओके. ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस you will have to apportion to various departments. Apportionment is a term whereby we divide common cost among various things in some damn ratio. Okay. तो जो भी कॉमन खर्चे बच गए आप लोग उसको अपोर्शन कर देना इन सम डैम रेशियो. दिस इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट. मैं आपको उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन मैं बहुत सारे नहीं दूंगा क्योंकि एग्जांपल्स क्वेश्चंस के अंदर आ जाएंगे, लेकिन 2-3 एग्जांपल जरूर देता हूं. ओके. एग्जांपल के तौर पे ये मेरा पूरा का पूरा कंपनी है. इधर P1 डिपार्टमेंट है, इधर P2 डिपार्टमेंट है, इधर S1 डिपार्टमेंट है, इधर S2 डिपार्टमेंट है. ठीक है. पूरा का पूरा फैक्ट्री, सॉरी, पूरा का पूरा कंपनी का जो प्रीमाइसेस है ना, वो रेंट के ऊपर लिया हुआ है. ठीक है. अभी पूरा कंपनी जो रेंट पे करता है ना, सपोज वो 1 करोड़ रुपया है पूरे साल का, तो तुमको समझ में आ जाएगा इस लिस्ट के अंदर किधर ना किधर रेंटल कॉस्ट भी तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. तो अगर यहां पर रेंटल कॉस्ट आएगा, अगर यहां पर रेंटल कॉस्ट आएगा तो रेंटल कॉस्ट नाउ इज अ कॉमन कॉस्ट. Now, this common cost, just a sec, this common cost has to be divided among various departments. You select the best ratio you can. Example के तौर पे अगर rental cost है तो what ratio I can be selecting? Say area. Okay, you can divide rental cost in the ratio of area among all the departments that are there. Okay, this is one example. Second, ये P1 डिपार्टमेंट, P2 डिपार्टमेंट, S1 डिपार्टमेंट, S2 डिपार्टमेंट. ठीक है. बीच में देयर इज अ फुटबॉल ग्राउंड ओवर हियर. ओके. बस whenever the workers are like bored up and so on, they can come over here play football. Okay. अभी जरा सोचो इस ग्राउंड का मेंटेनेंस का भी तो जरूरत पड़ेगा. ओके. इस ग्राउंड का मेंटेनेंस वाला जो कॉस्ट है ये भी तो लिस्ट ऑफ ओवरहेड्स के अंदर होएगा. ऐसा कॉस्ट यू डिवाइड इन सम सूटेबल रेशियो.
को बोलते हैं सर व्हाट रेशियो टू टेक, यू कैन ट्राई टू टेक इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, कुछ ऐसा कर सकते हो। ओके, वॉट एवर इज द बेस्ट रेशियो अवेलेबल ट्राई टू बी टेकिंग दैट। मैं ना तुम लोग को एज सच कोई लिस्ट नहीं दे सकता, ये खर्चा इस रेशियो के अंदर डिवाइड करो, ये खर्चा इस रेशियो के अंदर। गो बाय वट एवर डेटा इज देयर इन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल रेशियो। सबको समझ में आ गया? तो जब हम लोग स्पेसिफिक खर्चे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोकेशन। जब हम लोग कॉमन खर्चे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उस स्टेप को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपोर्शनमेंट। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल, ये ना पूरी कंपनी का बाउंड्री वॉल है। विजिटर्स हैव टू एंटर फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, ये एक ही जगह है जहां से विजिटर्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर ना उन लोग का सिक्योरिटी चेक भी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी चेक भी होता है। अभी सिक्योरिटी चेक का जो खर्चा है दैट इज अ कॉमन कॉस्ट। Such common costs you divide among the various departments. In what ratio to take? You take it in the ratio of number of visitors in each department. Whatever is the best possible ratio, please you all can take it. Okay. एक और लास्ट एग्जांपल क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ओके, अभी सपोज पूरी कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है ना वो कॉमन ही है। तो कैन वी से इलेक्ट्रिसिटी विल बिकम अ कॉमन कॉस्ट। ऐसा कॉमन कॉस्ट यू डिवाइड इन सम रेशियो। को बोलते सर अभी इलेक्ट्रिसिटी को किस रेशियो के लिए डिवाइड करूं? आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स। सबसे बेसिक रेशियो एरिया। सर अगर एरिया ज्यादा है, आगे बोलो, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज्यादा ही लगेगा। दिस कुड बी वन थिंग, बट आई कैन गिव यू अ बेटर रेशियो ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। एग्जाम्पल, अगर कोई एरिया छोटा है लेकिन अगर वहां पे लाइट पॉइंट ज्यादा है तो शायद वहां पे ज्यादा ट्यूब लाइट्स भी होंगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो दैट टाइम यू कैन टेक इट अप इन दैट पर्टिकुलर रेशियो। वॉट एवर इज द बेस्ट रेशियो अवेलेबल, इट इज योर ड्यूटी टू बी सर्चिंग दैट पर्टिकुलर रेशियो, डिवाइड द थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर रेशियो। बस। तो सुनो सर, मैंने बहुत सारे खर्चे एलोकेट कर दिए, मैंने बहुत सारे खर्चे इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर प्रतिका यस, लेकिन उसके लिए फिर आपको हर जगह पर हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हर एक जगह पर आप लोग मीटर इंस्टॉल कर ही रहे हो तो शायद उसका बिल अलग अलग आ ही जाएगा, तो फिर आपको शायद अपोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एलोकेट हो ही जाएगा। ठीक है, चलो इन एनी केस सुनो, तो बहुत सारे खर्चे मैंने एलोकेट कर दिए, बाकी सारे खर्चे मैंने अपोर्शन कर दिए। तो जरा सोचो, अभी ये वाली लिस्ट को मैं जला दूंगा, ये लिस्ट का भी कोई यूज नहीं है, दैट लिस्ट इज ओवर। ठीक है, तो कैन वी से पूरी कंपनी का जो भी ओवरहेड्स था किधर ना किधर तो पहुंच ही गया ना। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? अच्छा, अभी उसके बाद तुम्हारा आखिरी स्टेप स्टार्ट होने वाला है, और ये वाला स्टेप जरा ध्यान से सुनना। ठीक, मेरे को इसके बाद क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसके बाद मेरा एक आखिरी स्टेप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रीअपोर्शनमेंट। को बोलते सर रीअपोर्शनमेंट क्या होता है? रीअपोर्शनमेंट इज ट्रांसफरिंग सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक, सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दो। को बोलते सर उसका मतलब ये वाला खर्चा इधर से लेस करो, इधर और इधर डाल दो, ये वाला खर्चा इधर से लेस करो, इधर और इधर डाल दो। दिस इज कॉल्ड ए स्टेप ऑफ रीअपोर्शनमेंट। वो क्यों करने का? 1 मिनट के बाद। एक बार ये वाला काम कर लोगे तो सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0। इज दिस अंडरस्टूड? बस, दिस इज नथिंग बट BOH। जब हम लोग फर्स्ट डे मिले थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए, हम लोगों ने BOH सीखा था। इन रियलिटी BOH ऐसे आता है। ठीक है, बस एक बार BOH आ गया डिवाइडेड बाई BLA, तो तुम लोग को तुम्हारे यहां पे डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट्स मिल जाएंगे। ओके, एग्जांपल के तौर पे मैंने P1 के लिए ये सब कुछ किया, तो ये अमाउंट आ गया 2 लाख, P2 के लिए आ गया 5 लाख। फिर मैंने सोचा P1 के अंदर कौन सा मेथड फॉलो करूं? मेरे दिमाग में आया मशीन आवर मेथड, तो मैंने यहां पे सोचा कितने मशीन आवर्स का काम होगा, मेरे को पता चला 1 लाख मशीन आवर्स का काम होगा। फिर मैंने सोचा P2 के लिए कौन सा मेथड फॉलो करूं, मैंने सोचा लेबर आवर मेथड फॉलो करता हूं, तो वहां पर मैंने एस्टिमेट किया 2 लाख लेबर आवर्स का काम होगा। बस, तो मेरे यहां पर 2 एब्जॉर्प्शन रेट आ गए। यहां का एब्जॉर्प्शन कितना है? 2 पर मशीन आवर। यहां का एब्जॉर्प्शन कितना है? 2.5 रुपया पर लेबर आवर। बस बात खत्म हो जाती है इससे। ओके,
नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर दिस इज नथिंग बट रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट के बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट स्टार्ट्स टू बिकम 0। उसके बाद टोटल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डिवाइड बाय BLA, यू विल स्टार्ट टू गेट योर एब्जॉर्प्शन रेट्स। ओके, एक और चीज, सपोज यहां पे मेरा कोई एक प्रोडक्ट X है, वो पहले P1 के अंदर जाता है, फिर P2 के अंदर जाता है। उसको P1 के अंदर जाकर सपोज 10 मशीन आवर्स लगता है कंप्लीट होने के लिए, फिर उसके बाद वो P2 के अंदर जाता है, उसको 15 लेबर आवर्स लग जाता है। फॉर एवरी मशीन आवर इन P1 यू विल चार्ज कितने रुपीस का ओवरहेड्स? 2। फॉर एवरी लेबर आवर इन डिपार्टमेंट P2 यू विल चार्ज कितने रुपीस का ओवरहेड्स? 2.5 रुपया। बस दिस विल बी द ओवरहेड्स टू बी चार्ज टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज सच। इज दिस ऑल ओके? अच्छा, तो सुनो, अभी ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, सर रीअपोर्शनमेंट क्यों करने का? तो मैं तुम लोग को यहां पर रीअपोर्शनमेंट जो है उसका 2 रीजंस बोलता हूं। 2 रीजंस क्या? फर्स्ट, मेरे को पहले जरा सोचो एक बार, सर्विस डिपार्टमेंट्स ने इस दुनिया के अंदर क्यों जन्म लिया? टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो इन लोगों का जो कॉस्ट है अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा बेटा? P1 एंड P2, बिकॉज दे आर सर्विंग P1 एंड P2। इज दिस अंडरस्टूड? तो हम लोग रीअपोर्शनमेंट, अभी S1 एंड S2 आर सर्विस डिपार्टमेंट, दे गिव सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उनका खर्चा कौन बेयर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फर्स्ट बेटर रीजन। सेकेंड, मेरे को जरा सोचो, मेरे को जरा एक बार सोच के बोलो कि तुम लोग ये वाला चैप्टर क्यों कर रहे हो? ताकि वी कैन चार्ज ओवरहेड्स टू द प्रोडक्ट्स। मेरे को बोलो कि प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली सारा का सारा खर्चा हैज टू कम बैक टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ओनली, नो? ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस P1 और P2 अल्टीमेटली आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तुम लोग ये वाला चैप्टर फॉलो कर रहे हो ताकि वी कम टू नो हाउ मच ओवरहेड्स आर टू बी चार्ज टू द प्रोडक्ट्स। लेकिन प्रोडक्ट्स कौन बनाता है? प्रोडक्ट्स आर मेड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अल्टीमेटली कंपनी का सारा खर्चा हैज टू बी चार्ज टू विच पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, चलो, इससे मेरा काम 80% वो हो गया, अभी 20% जो है वो बाकी है। ठीक, अभी ये जो 20% काम है, ओके, अभी उसके अंदर जरा ध्यान से सुनना। रीअपोर्शनमेंट के अंदर ना देयर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। ठीक है, अभी तुम लोग को तुम्हारा दिमाग अप्लाई करने का है, तुम लोग फर्स्ट टाइम ये वाला चीज सुनने वाले हो, बट एज फार एज आई नो यू, आई थिंक तुम लोग करेक्ट ही बोलोगे। ध्यान से सुनना जो मैं पूछने वाला है, ठीक है, बराबर से सुनना। देखो, इन दिस पर्टिकुलर केस बराबर से सुनो प्लीज सब लोग। S1 डिपार्टमेंट जो है ये कैंटीन डिपार्टमेंट है, S2 डिपार्टमेंट जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, S1 इज कैंटीन, S2 इज मेडिकल। मैंने C और M करके वो लिख दिया। ठीक है, अभी बराबर से सुनना, कैंटीन वाले लोग कभी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाकर अपना इलाज नहीं करवाते। ठीक है, वो लोग मर जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर जो नर्सिंग होम है ना, वो लोग वहां पे नहीं जाते। उनको लगता है वहां पर गए ना तो पक्का मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोग कभी कंपनी की कैंटीन में खाना नहीं खाते। वो लोग भूखा मर जाएगा, बाहर से जाके किसी से भीख मांग लेगा, लेकिन वो लोग कैंटीन के अंदर तो खाना नहीं खाते। उनको लगता है वहां पर खाए तो मर जाएंगे। ठीक है, मतलब कैंटीन डज नॉट सर्व मेडिकल, मेडिकल डज नॉट सर्व कैंटीन। यू ऑल हैव अंडरस्टूड द केस? ठीक है, अब मेरे को जरा बोलो, मेरे को ना रीअपोर्शनमेंट स्टार्ट करने का है। ठीक है, अभी देयर इज वन वेरी बिग क्वेश्चन, रीअपोर्शनमेंट किधर से स्टार्ट करूं? मेरे को बोलो, पहले कैंटीन से स्टार्ट करूं, फिर मेडिकल से करूं, कि सर किधर से भी करो क्या फर्क पड़ता है? मेरे को आप लोग आंसर दो, किधर से भी करो क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज द डिपार्टमेंट्स डू नॉट सर्व ईच अदर, आप लोग किधर से भी स्टार्ट कर लो। एग्जाम्पल, पहले मैंने ये वाला अकाउंट बंद किया, इधर और इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर मैंने ये अकाउंट बंद किया, इधर और इधर ट्रांसफर कर दिया। अगर उल्टा भी करता तो भी आंसर वही रहता ना। दिस इज कॉल्ड एज, मैं छोटा छोटा वो लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट। इट इज कॉल्ड एज विच पर्टिकुलर मेथड? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोले तो सर्विस डिपार्टमेंट्स डू नॉट सर्व ईच अदर। ऐसे केसेस के ना मेरे को लास्ट टाइम बोलो, किधर से चालू करने का? किधर से भी चालू करो। ठीक,
ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला केस, ठीक है। अभी जो भी दिमाग चाहिए ना वो अभी अभी ही चाहिए, ठीक है। बराबर से सुनना, दिमाग वाली चीज बोल रहा हूं। मेडिकल वाले लोग ना रोज कैंटीन के अंदर जाकर बुक्खड़ की तरह खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन कैंटीन वाले लोग कभी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाकर इलाज नहीं करवाते। मर जाएंगे लेकिन कभी भी ना कंपनी का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उधर नहीं जाते, ठीक है। अब मेरे को सोच के बोलना, तुमको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, ठीक है। सोच लेना, सोच लेना। मेरे को जरा बोलो, रीअपोर्शनमेंट अभी किधर से तो चालू नहीं कर सकता, मेरे को एक स्पेसिफिक जगह से ही चालू करना पड़ेगा। मेरे को बोलो, पहले कैंटीन से चालू करूं कि मेडिकल से? आराम से आराम से आराम से सोच लेना। 30 सेकेंड्स होने दो, उसके बाद बोलो। अभी दो ही ऑप्शन पॉसिबल हैं, या कैंटीन या मेडिकल। अभी और कोई तो पॉसिबल नहीं है, तो हर बंदे का या राइट है या रॉन्ग है, बस। बोलो, चलो बोलो अभी। अच्छा, 1 मिनट, सब लोग मेरे को जरा बोलो इन दिस केस कि ना हु इज सर्विंग हुम। मेरे को पहले वो चीज, हु इज सर्विंग हुम? कैंटीन इज सर्विंग मेडिकल। बेटा अगर मेडिकल डिपार्टमेंट वाले लोग कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं, मतलब कैंटीन इज सर्विंग मेडिकल। इज दिस क्लियर? तो मेडिकल शुड बी बेयरिंग कैंटीन डिपार्टमेंट का कॉस्ट, नो? क्योंकि कैंटीन का खर्चा मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी तो होता है। अरे ये समझ में आता है? तो सुनो, अभी मैं क्या करेगा, इधर से ये वाला चीज लेस करता है, इधर डालेगा, इधर डालेगा, इधर डालेगा। इज दिस ऑल क्लियर? उसके बाद ये वाला अकाउंट नील हो जाएगा, फिर इस डिपार्टमेंट का टोटल करेगा और इधर से लेस करेगा। आगे तुम लोग बोलो, ये वाला खर्चा अभी किधर किधर डिवाइड करेगा? P1 एंड P2। अगर ऐसा करेगा ना तो अभी छोटा छोटा लिखता है। दिस इज इन दिस पर्टिकुलर केस कॉल्ड एज स्टेप लैडर मेथड। This is called as step ladder method. Some people also call this particular thing as step down method. Some people also call this particular thing as non-reciprocal method. ठीक है, non-reciprocal method. ऐसे केसेस के अंदर किधर से स्टार्ट करने का, देखो मैं एक लाइन बोलता हूं, वो लाइन तुमको समझ में आ गया, मतलब my job is done. Under step ladder method, start with that particular department that serves maximum of the other service departments. तुमको समझा? तो स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट सर्व्स, मैंने क्या बोला? मैक्सिमम ऑफ द अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स। इफ आई एम सर्विंग ऑल अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, देन ऑल अदर सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी बेयरिंग माई कॉस्ट, नो फर्स्ट। इज दिस ऑल ओके? अच्छा सुनो, अगर कभी जिंदगी में ये वाला सेंटेंस भूल जाए तो मैं तुमको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे को जरा बोलो, तुम्हारे मेरे कॉस्ट, तुम्हारे मेरे केस के अंदर हु इज सर्विंग होम? सोच के बोलना। आई एम सर्विंग यू ऑल, नो? इफ आई एम सर्विंग यू ऑल शुड बेयर माई कॉस्ट, नो? ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू ऑल डू ऑल्सो, राइट? ओके, यू ऑल बेयर आवर कॉस्ट, नो यार? ओके, so therefore start with that particular service department that serves maximum of the other service department. ठीक है, अभी लास्ट चीज, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। कैंटीन वाले लोग बीमार पड़ते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जा टूट के जाते हैं, क्योंकि देयर आर मोर फीमेल नर्सेज देयर, ओके। और मेडिकल वाले लोग रोज भुक्खड़ की तरह कैंटीन में आकर खाना खाते हैं। कैन यू से बोथ ऑफ देम सर्व ईच अदर? अभी अगर तू ऐसा करेगा ना, ओके, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होता रहेगा, यहां का खर्चा लेस किया, किधर से भी चालू कर ले। सपोज पहले मैंने कैंटीन से चालू किया, इधर से लेस कर, इधर डाल, इधर डाल, इधर डाल, उसके बाद ये नील हो जाएगा, कुछ ना कुछ खर्चा इधर आ जाएगा। सोच के बोलना, ये वाला खर्चा इधर लेस करेगा। मेरे को बोलो किधर किधर लेके जाऊं? P1 P2 कैंटीन, तो फिर कैंटीन के अंदर आ जाएगा। तो उसके बाद ये वाला कॉस्ट नील हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ यहां पर आ जाएगा। धीरे 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 ये वाला काम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये वाला मेथड कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होता। तुमको समझा क्यों? क्योंकि अगर एक नील होएगा, इट विल थ्रो सम कॉस्ट टू द अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, नो?
और जब वो वाला कॉस्ट नील होएगा इट विल अगेन थ्रो बैक समथिंग ऑन द अदर, बट एक ऐसा चीज चलता रहेगा। अभी ऐसे केसेस के ना क्या करने का वो मैं क्वेश्चन के अंदर ही बताऊंगा, बट सच काइंड ऑफ अ मेथड इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल मेथड। इट इज कॉल्ड एज, नाम मेरे को बोलो, रेसिप्रोकल मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, क्योंकि बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू बी डूइंग एज सच। इज दिस ऑल ओके फॉर एवरीबॉडी? बस माई जॉब इज फुल्ली डन। मेरे को जो भी काम करने का था, मेरा वो वाला जो काम है वो हो गया इधर, ठीक है। तो S1 इज, हाँ वो देखेंगे, दैट विल बी कमिंग इन द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट थिंग इज वन थिंग दैट वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ, ठीक है। और वो किस रेशो के अंदर कब होता है दैट ऑल्सो विल बी कमिंग इन द क्वेश्चंस ओनली। लेकिन रीअपोर्शनमेंट के अंदर देयर आर 3 केसेस व्हिच आर पॉसिबल। वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब मेरे को बोल दो, द सर्विस डिपार्टमेंट्स डू नॉट सर्व ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं सर्व करते, ठीक है। फिर उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस स्टेप लैडर मेथड, वन डिपार्टमेंट सर्व्स द अदर बट नॉट वाइस वर्सा। थर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर रेसिप्रोकल मेथड, द डिपार्टमेंट सर्व ईच अदर। किसी को कुछ भी डाउट है अपने आज सारे के सारे टाइप ऑफ मेथड्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद पूछना। मैं अभी कोई चीज का रिप्लाई वगैरह वो नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये जो भी मैंने बोला है ना, ये अपने थियरी के अंदर प्रिंटेड है, जहां पे ये वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी वी आर स्टार्टिंग अवे विद द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस विल आंसर ऑल योर अदर डाउट्स दैट यू ऑल माइट हैव, ठीक है। तो वी ऑल आर स्टार्टिंग राइट नाउ, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स which are regarded as production departments, ठीक है। Service departments cost are distributed to the 3 production departments using step ladder method of distribution, ठीक है। तो उन लोगों ने बोल दिया है कि स्टेप लैडर मेथड से ही स्टार्ट करने का, आप लोगों को स्टेप लैडर मेथड फॉलो करने का। मेरे को लास्ट टाइम जरा बोलो, स्टेप लैडर मेथड के ना तुम लोग स्टार्ट कहां से करते हो? Start with that department that serves maximum of the other service departments. हम लोग वहां से चालू करते हैं, ठीक है। Estimates of the factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Data required for distribution is also shown against each department. चलो ठीक है। तो वो लोगों ने बोल दिया स्टेप लैडर मेथड फॉलो करना, तो चलो ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, देयर आर 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड्स उन लोगों ने दे के रखा हुआ है। जो पहले अपने 2 या 3 क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो चुका होगा, इसलिए तुमको हर डिपार्टमेंट का खर्चा दे दिया। हर डिपार्टमेंट का खर्चा अपने को कब मिलता है? जब एलोकेशन और अपोर्शनमेंट हो चुका होता है। तो तुम लोग को सिर्फ एक ही काम करके सम खत्म कर देना है, और वो वाला काम क्या है? रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट कर दो, माय सम इज ओवर, ओके। डायरेक्ट लेबर आवर्स का डेटा दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा दिया है, एरिया एंड स्क्वायर मीटर्स का डेटा दिया है। ऑल्दो एक तुमको छोटा सा माइनर सा डिफेक्ट बोल सकता हूं, ऑनेस्टली सर्विस डिपार्टमेंट्स के अंदर कभी भी डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं हो सकते। तुमको समझा जो मैंने बोला? क्योंकि वर्कर्स विल नेवर एवर बी वर्किंग इन द सर्विस डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट्स कैन नॉट इनकर डीएम कॉस्ट, कैन नॉट इनकर डीएल कॉस्ट, क्योंकि वो लोग कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। तुमको समझ में आता है? तो बोलते सर फिर ऐसा फालतू डेटा क्यों दिया है? शायद दीज विल बी द आवर्स ऑफ द अदर वर्कर्स। थिंकिंग फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, दीज विल नॉट बी डायरेक्ट लेबर। एग्जाम्पल के तौर पर दीज कुड बी द आवर्स ऑफ द वेटर्स। तुमको समझा? ऑनेस्टली अगर कैंटीन डिपार्टमेंट के एंगल से सोचोगे तो वर्कर बोले तो वेटर, बोले तो कुक, शायद इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट वर्कर, बट फ्रॉम कंपनीज एंगल दीज गाइज विल ऑलवेज बी इनडायरेक्ट वर्कर्स, नो, क्योंकि वो लोग प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तुमको समझ में आता है? ठीक है, थैंक यू। आगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एरिया एंड स्क्वायर मीटर्स। तो आपको इतना डेटा दिया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है। चलो आगे।
आगे क्या दिया हुआ है, द ओवरहेड्स ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, दैट इज PQRNS ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखो देखो देखो, अभी ध्यान से सुनना जरा, मेरे को ना स्टेप लैडर मेथड के अंदर एक ऑर्डर मिलना चाहिए कि मेरे को पहले कौन से डिपार्टमेंट का कॉस्ट डिवाइड करना है, फिर कौन सा, फिर मैं तुमको एक कंसेप्ट बोल दिया कि यू स्टार्ट अवे विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दैट सर्व्स मैक्सिमम ऑफ द अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अभी इतना सोचने के बदले में सामने मेरे को डायरेक्टली क्या बोल दिया, यू डिवाइड द ओवरहेड्स ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स इन दिस रेशो। इन दिस रेशो बोले तो पहले कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइड करने का, P का, फिर किसका, Q का, फिर किसका, R का, फिर किसका, S का। इज दिस अंडरस्टूड? मैं अभी तुमको इसका इनडायरेक्ट मतलब बोल रहा हूं। अगर मैं सबसे पहले P का खर्चा डिवाइड कर रहा हूं ना, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा, P मस्ट बी सर्विंग XYZ QRS। इज दिस अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद अगर मैं Q का खर्चा डिवाइड कर रहा हूं, मतलब Q मस्ट बी सर्विंग, अब बराबर से बोलना वरना मैं पीटेगा, बोलो XYZ RNS। इज दैट ओके? R must be serving X, Y, Z and S and lastly S will be serving, ये तो बोल दो, X, Y and Z, ठीक है। अच्छा, जब P का खर्चा बाकी डिविजन्स के अंदर डिवाइड करोगे, डिवाइडेड अप इन व्हाट रेशो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। Q का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स, R का खर्चा एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, S का खर्चा डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, You are required to calculate overhead recovery rates. Overhead recovery rates बोले तो absorption rates, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। absorption rate is also called as recovery rate। आगे जरा पढ़ो, सब लोग चिल्लाओ, पर चिल्लाओ। डायरेक्ट लेबर आर, तो आउट ऑफ 6 methods you have been told to follow which particular method? labor hour method for each of the 3 production departments। वैसे भी absorption rate is only found out for production departments, that is why we transfer the cost of the service departments to the production departments, no? ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लिखा है जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। इन स्टेप लैडर मेथड और ऑर्डर इज वेरी क्रूशियल। इन दिस प्रॉब्लम ऑर्डर इज गिवन एज PQRS। उसका मतलब फर्स्ट P is to be distributed, it means P serves XYZ QRS, then Q is to be distributed, it means Q serves XYZ RNS, R is to be distributed, it serves XYZ and S, and lastly S is to be distributed, it means S serves XY and Z। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तुम लोग को यही वाला टाइटल दे रहा हूं, एक फ्रेश पेज लेना, मेरे को एक पूरे साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टाइटल दो जरा, कैलकुलेशन ऑफ overhead recovery rates, calculation of overhead recovery rates। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन के अंदर कुछ और केस अगर आने वाला होएगा तो आ जाएगा, हम लोग तभी बात कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स पर डायरेक्ट लेबर आवर। सुनो, अभी सब लोग क्या करने वाले हो, तुम लोग ये वाले जो कॉलम्स है ना बनाना, अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द साइड के लिए, 3/4 ऑफ अ साइड, 3/4 साइड्स नहीं बेटा, 3/4 ऑफ अ साइड के लिए तुम लोग ये वाले कॉलम्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, एक और काम साथ में वो कर ही लेना, ताकि उसके लिए हम लोग टाइम वेस्ट वगैरह वो ना ही करें। सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे को एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करके ये वाले खर्चे दे के रखे हुए हैं, तो मैं पर्टिकुलर्स के अंदर कुछ ऐसा लिख रहा हूं, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, ठीक है, एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, एंड दोस कॉस्ट आई एम राइटिंग ओवर हियर, ठीक है। अभी आप लोग वो लिखना स्टार्ट कर दो, मेरे पास बुक है, मैं बुक में से कॉपी कर रहा हूं। एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, बस नेक्स्ट लाइन के ऊपर अपोर्शनमेंट लिख रहा हूं। यहां तक करो, ये चीज 2 मिनट के अंदर प्लीज कंप्लीट करो, उसके बाद मैं सम स्टार्ट करता हूं। अभी तक मैंने सम का कुछ काम नहीं किया है।
स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो। मेरे को बोलो सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा अपने को लेना चाहिए? पी। तो यहां पे लिख देना पी। अच्छा सुनो, मैं पी का खर्चा 45,000 था, ये वाला, वो यहां से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करो, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अच्छा करना प्लीज। अच्छा, यहां से सब्ट्रैक्ट करके बाकी डिविजन्स को दे दो। को बोलता है सर व्हाट रेशो? बेटा रेशो तो सम ही बताएगा फिर। तो देखो पी का खर्चा हैज टू बी गोइंग अमंग द अदर डिपार्टमेंट्स इन व्हाट रेशो? बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अभी सुनो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो इधर है, तो क्या करो पहले ना यहां पे टोटल एंड बेसिस के ना लिख के रखना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये सबका टोटल टेक्स्ट बुक इन्हें दिया रहेगा तो इधर लिख देना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ओके, मेहनत वो करने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, अब ना मेरे को इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखने का है, बट जस्ट बी केयरफुल। तुम लोग पी का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स के ना डिवाइड कर रहे हो, तो अभी ना क्या करना, पी का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज छोड़ देना, क्योंकि आपको पी का खर्चा बाकी डिविजन्स के ना डिवाइड, तुमको समझा? तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पर ना आप लोग छोटा छोटा रेशो लिखना। अगर तुमको चाहिए तो यू ऑल कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, दैट्स ओके। तो यहां पे अभी लिखो 100:125:85। बोलो। हाँ बेटा, लेकिन ये मत लेना, बस ये वाला मत लेना। हाँ, सो दैट्स ओके ना बेटा, तो बात तो वही है। सो दैट्स ओके, दैट्स ओके। यूजुअली यहां पे ना रेशो ऐसे लिखा करो, इट इज ऑलवेज बेटर। क्या हुआ? हाँ दैट्स ओके, हाँ दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो इन सब का टोटल जरा करो, 100 + 125 450। सुनो, अभी सब लोग को मैथ्स या कैलकुलेटर यूज करने को आता है मेरे ख्याल से। हम लोग क्या करेंगे, 45,000, ये चीज मैंने एक बार मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर एबीसी के अंदर भी बोला था। 45,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दिस, जो आप लोगों ने किया 450 इंटू उसके बाद चालू हो जाओ। 100 इज इक्वल टू बोले तो 10,000, 125 इज इक्वल टू 12,500, 85 इज इक्वल टू 8,500, 50 इज इक्वल टू 5,000, 40 इज इक्वल टू 4,000, 50 इज इक्वल टू 5,000। अच्छा, सब लोग मेरे को जरा बोलना कौन सा डिपार्टमेंट खत्म हो गया? पी। तो पी का कॉस्ट नील हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्यू का खर्चा डिवाइड करना है, इसलिए मैंने क्यू के नीचे भी लाइन मार दिया। अभी क्यू का टोटल खर्चा कितने रुपीस का है? 80,000। अभी अपने को नेक्स्ट लाइन पे यहां पे लिखना क्यू। क्यू का खर्चा हैज टू बी डिवाइडेड अमंग अदर डिपार्टमेंट्स इन व्हाट रेशो? बेटा डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहां पे जरा लिखो डायरेक्ट लेबर आवर्स। मेरे को बोलो, मेरे को डायरेक्ट लेबर आवर्स कौन कौन से डिपार्टमेंट का चाहिए? XYZ RNS। ठीक है, तो अभी गलती मत करना, डायरेक्ट लेबर आवर्स इधर है, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अभी ये 0 zeros वो नहीं लिखता बेटा। 43463, 4:3:4:4:6:3। तो 80,000 इधर से लेस कर दे, और बाकी डिविजन्स के अंदर इसका टोटल कितना आता है बेटा? 20 ना, 20 आता है ना, 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 16,000, 12,000, 16,000, 24,000, 12,000। कि कैल्सी के ऊपर वो कैसे करने का? अभी कई कैल्सीज के अंदर शायद वो ना होता हो,
कैसियो के ऊपर नहीं होता तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सिटीजन के ऊपर तो होता है, कई कैसियो के ऊपर भी होता है, उसका कोई यार एक प्रोसीजर होता है शायद। अभी मेरे कैलसी के ऊपर वो कैसे होता है, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ओके, इट इज 80,000 डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल दैट इज 20, उसके बाद इंटू और उसके बाद 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, तुमको 5 आंसर जो है वो मिल जाएंगे। आ रहा है, चलो ठीक है। अभी आगे मेरे को बोलो Q के बाद किसका खर्चा डिवाइड करने का है? R का। तो Q का तो खर्चा नील हो गया, अभी R का टोटल मार बेटा। 1,05,000 1,33,000 नो 1,33,000। चलो PQR, सुनो अभी तुम लोग क्या करो, 1,33,000 इधर से लेस कर दो तो ये नील हो जाएगा, खर्चा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 मिनट के लिए जरा वेट कर लेना। उसके बाद यहां पर एक टोटल मारेगा, वो वाला खर्चा यहां से लेस करेगा, एस का खर्चा। एक बार वो हो जाएगा तुमको समझ में आएगा, एवरीथिंग विल बिकम 0, तो तब तुम्हारा रीअपोर्शनमेंट खत्म हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि आर का खर्चा किस रेशियो के लिए डिवाइड करने का है। आर का खर्चा एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, तो यहां पे लिख देना एरिया। अच्छा, ये जो एरिया है, एरिया में इधर दिखता है, एरिया 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 ये है। मेरे को बोलो किसका एरिया नहीं देखने का? PQR। तो अभी मैं क्या करता हूं, 30, 15, 15 और 10 मैं ऐसा ले रहा हूं, ठीक है। 30, 15, 15, 10 बराबर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 70 ना। 1,33,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 30 इज इक्वल टू 57,000, 28,500, 28,500, 19,000। एस का टोटल मार बेटा 66,000। 66,000 इधर से लेस हो जाएगा, और सामने क्या बोला था, एस का खर्चा डिवाइड इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स, अब मेरे को डायरेक्ट लेबर आवर्स सिर्फ किसका चाहिए बेटा? XYZ, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 434। मैं ना इधर ही लिख लेता हूं भी, डायरेक्ट लेबर आवर्स 4:3:4। चलो सुनो, वंस यू डू दिस पर्टिकुलर वर्क, दिस इज ऑल ओवर। ये वाला जो अपना काम है ये हो गया बस। अभी ना ये सबका टोटल मार लो BOH, जस्ट वेट, उसके आगे लिखो डिवाइड बाय BLA, दिस विल गिव यू एब्जॉर्प्शन रेट। कभी भी BLA लिखोगे ना, आगे हमेशा लिखना विच मेथड। तो सामने क्या बोला था, एब्जॉर्प्शन रेट के लिए विच मेथड बेटा? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो BLA विल बी इन लेबर आवर्स, तो अपने को एब्जॉर्प्शन रेट भी पर लेबर आवर मिल जाएगा, और एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स के लिए होगा। अभी तुम लोग क्या करो, मेरे को जरा बोलो, डिपार्टमेंट X के अंदर कितने लेबर आवर्स का काम होगा, मेरे को बताओ।
4,000 प्लीज अभी ना रेशो नहीं लिखना प्लीज, अभी हम लोग कुछ डिवाइड नहीं कर रहे, हम लोग हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल रेट निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्ट नंबर से लिखो, ठीक है। तुम लोग स्टार्ट करो, मेरे को फाइनल 3 आंसर बता देना। बेटा तू टोटल कर एक बार और 11 से डिवाइड करना, तूने 10 से डिवाइड किया है, 4 + 3 + 4 तो कैलसी के ऊपर कर, करेक्ट ना? हाँ 45 और 40 आया क्या आया बेटा? यू ऑल शुड बी गेटिंग दिस एज योर फाइनल आंसर। ये टोटल मार लो, देन डिवाइड बाय दिस। हो गया सब लोग का? चलो सुनो, दिस इज नथिंग बट इन दिस केस योर दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, ये वाला मेथड इजी मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वो लोग एग्जाम्स के अंदर इस लाइन के बदले में ना, ये जो लिखा हुआ था कि यू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर P Q R N S वगैरह, ठीक है, वो लोग इस लाइन के बदले में तुमको ये पूरा पैराग्राफ भी दे सकते थे। इस लाइन के बदले में, एक मिनट, इस लाइन के बदले में वो लोग तुमको ये वाला शॉर्ट्स वाला जो चीज है ना, वो लोग तुमको ये भी दे सकते थे। ऑब्वियसली अगर तुम लोग को ये वाला चीज दिया, कैन यू से दिस विल मीन दैट पर्टिकुलर थिंग, नो? अगर P का खर्चा, अगर P सबको सर्व करता है, देन एवरीबॉडी शुड बी बेयरिंग P का कॉस्ट यार, ठीक है। चलो, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन जो है वो हो गया। अभी मैं एक क्वेश्चन वो करने वाला हूं जहां पे ना रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा। मेरे को सच क्वेश्चंस नो, आई लव अ लॉट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको अभी करवाऊंगा, अगर 5 मिनट के बाद भी तुमको सेम क्वेश्चन मैं दूंगा ना, तुम लोग शायद वो गलत ही करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, पढ़िए। यू आर सप्लाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड टू वर्क आउट प्रोडक्शन आर रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, इन डिपार्टमेंट ABC। तो पर्टिकुलर्स ABC PNQ, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनडायरेक्ट, मेरे को क्या करने का है, यहां पे टोटल दिया हुआ है ना, दैट्स मोर देन इनफ। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स हर डिपार्टमेंट के अंदर इतने का है, चलो ठीक है। अभी ये चीज जरा देखना, ये टेबल क्रैक करना इज द बिगेस्ट थिंग। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स PNQ, वैसे भी P और Q सर्विस डिपार्टमेंट ही होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ था कि एब्जॉर्प्शन रेट निकालो ABC का। मेरे को बोलो एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट्स का निकलता है? प्रोडक्शन, तो P और Q सर्विस डिपार्टमेंट ही होएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स PNQ आर अपोर्शन्ड एज अंडर। P का खर्चा डिवाइड करना अमंग A, B, C and Q in what ratio? 3, 4, 2 and 1. Q का खर्चा डिवाइडेड इन what ratio? In the ratio of 1, 2, 5 and 2. तुमको ये वाला टेबल देख के पता चला इट इज अ रेसिप्रोकल मेथड, क्योंकि P का खर्चा Q को भी जाएगा, आगे बोलो, Q का खर्चा P को भी जाएगा, तो इट इज रेसिप्रोकल मेथड। सबको अपने को बताने की जरूरत भी नहीं है, अपने को देख के पता चल जाता है यार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना तुम लोग को 2 ऑप्शन दे सकता हूं एग्जाम के ना, कोई भी एक मेथड से कर लेना। वन इज अ मेथड जिसको करने के लिए दूसरे मेथड से 1 मिनट ज्यादा जाएगा, लेकिन गलती होने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। नेक्स्ट मेथड 1 मिनट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड करने वाला हूं, फ्यूचर के क्वेश्चन के अंदर एक ही मेथड करने वाला हूं मेरी चॉइस का, ओके। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखो जरा प्लीज, टाइटल दो, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर रेट्स। न्यू पेज ले लो ना, इल बी बेटर, न्यू पेज ले लो ना प्लीज। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर रेट्स।
ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। बेटा जो सम का लाइन है मैंने वही चीज बोला, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर रेट्स ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। बिल्कुल वैसी चीजें बनाओ जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर था। थ्री फोर्थ ऑफ अ साइड, सम के अंदर टोटल दिया हुआ था इसलिए मैंने वो लिख दिया, वरना मैं कैलसी के ऊपर वो वाली चीज कंप्यूट भी नहीं करता एक्चुअली। ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ऑब्वियसली दीज आर द टोटल्स, उन लोगों ने अपने लिए सब कुछ करके रखा हुआ है, एलोकेशन अपॉर्चमेंट वो करके उन लोगों ने अपने को यहाँ पे टोटल दे के रखे हैं। तो मेरे को फिर ब्रेकअप क्या 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 करना है। चलो सुनो मेरी बात, देखो डिपार्टमेंट सर्व ईच अदर, तो क्या फर्क पड़ता है, आप लोग किधर से भी स्टार्ट कर लो, बट याद रखना इट इज नॉट डायरेक्ट मेथड। ओके, आप लोग पी से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्यू से भी, कॉम्प्लिकेशन वही रहने वाला है। तो मैं पी से स्टार्ट कर लेता हूं, तो यहां पे लिखना पी 4,000 रुपीज यहां से लेस कर देगा। अच्छा, पी का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड करना इन व्हाट रेशो बेटा, 3:4:1। तो यहां पे लिखो 3:4:2:1। अभी मेरे को कैलसी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इन लाइफ, 400 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 1200, 1600। अच्छा सुनो, अभी एक कंसेप्ट वाला चीज तुमको वो बोल रहा हूं, शायद कोई क्वेश्चन के अंदर काम में आ जाए। ओके, बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है, देखो बराबर से सुनना प्लीज। तो बोलते सर ये वाला रेशो कैसे मिलता है, तो तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला रेशो इन रियलिटी कहां से आता है, शायद ये वाला डाउट भी किसी के मन के अंदर होएगा। दिस इज द रेशो ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मेरा जो डिपार्टमेंट पी है ना वो कैंटीन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और कैंटीन डिपार्टमेंट सपोज सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है, चाय, सब लोग को चाय सर्व करता है, ठीक है। तो जब कैंटीन डिपार्टमेंट का इस साल का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड करने का रहेगा, तो मेरे को बोलो एक कंपनी क्या सोच सकता है, लेट्स डिवाइड कैंटीन डिपार्टमेंट का कॉस्ट अमंग द अदर डिपार्टमेंट्स इन द रेशो ऑफ, कुछ बोलो, नंबर ऑफ कप्स ऑफ टी सर्व्ड इन दिस एंटायर ईयर। सबको समझ में आ गया? तो दिस इज रेशो ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। दिस इज, मैं क्या बोला, दिस इज रेशो ऑफ, जिस रेशो के अंदर सर्विस प्रोवाइड करेगा एक्सपेंस भी उसी रेशो के अंदर डिवाइड करेगा ना, वो कॉमन सेंस चीज है बेटा। ओके, तो हम लोग वो वाला काम करते हैं। तो ये वाला रेशो इन रियल लाइफ वहां से आता है। ओके, इन रियल लाइफ ये वाला रेशो वहां से आता है, ठीक है। अभी एक काम जरा करते हैं, तो यहां पे लिख देना नील, लेकिन ये वाला अमाउंट कितना हो गया बेटा, 3000। मेरे को बोलो अभी किसका कॉस्ट डिवाइड करने का है, क्यू का। अच्छा, 3000 क्यू का खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड करो इन व्हाट पर्टिकुलर रेशो, 1:2:5:2, 1:2:5:2। तो ये कितना आ जाएगा, 300, 600, 1500, 600। तो ये नील हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा। अच्छा सुनो, मेरे को जरा बोलो खत्म हो गया क्या रीअपोर्शनमेंट?
रीअपोर्शनमेंट तब खत्म होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट बिकम जीरो। सर अभी तो 600 रुपया पी को मिल गया, तो अभी फिर पी का खर्चा डिवाइड करो। तो बोलता है सर ये क्या पागलपन है, पी का खर्चा डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्यू को मिल जाएगा, उसका क्यू का खर्चा डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ। सर ये तो कभी खत्म ही नहीं होएगा। एक मिनट, मानते हो कभी खत्म नहीं होएगा? हाँ, लेकिन हम लोग खत्म कर देंगे जबरदस्ती अपनी मर्जी। तो तुम लोग क्या करो, एक और बार पी का खर्चा डिवाइड करो और एक और बार क्यू का खर्चा डिवाइड करो। करो तो सही, तो मेरी खातिर करो। चलो पी का खर्चा 3421 के अंदर डिवाइड करना। $60, $120, $180, $240, 60 आ जाएगा। 60 यहां से लेस करेंगे 1:2:5:2, 6, 12, 30, 12। ये नील हो गया, ये 12 इधर आ गया, तो फिर से चालू हो जाओ। 12। अच्छा, किस रेशो के अंदर? 3:4:2:1। तो 1.2, 2.4, 3.6, 4.8। अभी रुक जाना, इसके बाद यहां तक पहुंच जाओ तो मेरे को बताना एक बार। चलो सुनो, क्या करो, ये पी और क्यू को ना ऐसे एक ब्रैकेट में डालो और लिखो फर्स्ट साइकिल। पी और क्यू को ब्रैकेट में डालो और लिखो सेकेंड साइकिल। अच्छा, अब सब लोग मेरी बात सुनना, सब लोग मेरी बात सुनना। देखो देखो, वैसे तो सब लोग को समझ में आएगा, दिस इज अ इनफाइनाइट थिंग विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। सब लोग को समझ में आता है? ये तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होएगा। इफ यू वांट यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। वैसे ओके, योर रिटायरमेंट विल ऑल्सो हैपन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये तो कभी खत्म नहीं होएगा। तो बोलते सर फिर क्या करें, क्या करें? तो अब देखो लास्ट चीज, लेकिन तुमको एक और चीज शायद समझ में आ गया रहेगा। 5 बार काम करके धीरे धीरे अमाउंट्स कीप ऑन बिकमिंग स्मॉलर, नो? क्योंकि ओनली वन पार्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट गोज टू द अदर डिपार्टमेंट, रेस्ट ऑल द 3 पार्ट्स गो टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नो? क्योंकि सबको समझ में आ गया, ठीक है? तो अभी देखो क्या हो गया ना, अमाउंट्स ना बहुत छोटे हो गए बेटा। 1.2 अभी 1 रुपया 20 पैसे का बात करता है, ठीक है? अभी मैं तुमको क्या बोलता हूं, मेरे को 1.2 यहां से निकालने का है, लेकिन ना अभी मैं थक गया, मेरे को रीअपोर्शनमेंट और नहीं करने का है, ठीक है? तो मैं सोच लेता हूं, वैसे तो टेक्निकली 1 रुपये और 20 पैसे का एक हिस्सा इधर भी आना चाहिए, तुम लोग मानते हो? लेकिन वो अमाउंट इतना छोटा होएगा, नहीं भी देगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? इज दिस अंडरस्टूड? तो व्हाट आई सजेस्ट इज, इन एग्जाम्स नो, तुम लोग क्या करना, हर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम तुम लोग 3 साइकिल्स करना। तो पहले यहां पे लिख दो थर्ड साइकिल। हर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 3 साइकिल्स करना। अगर थर्ड साइकिल के एंड में, और साइकिल मतलब अगर पी से स्टार्ट कर रहे हो तो खत्म कहां से करने का है? क्यू से, ठीक है? अगर 3 साइकिल्स के एंड के बाद ऐसा लगे ना सर अमाउंट से बिकम वेरी टुच्चा सर, ओके, अभी अगर 1 रुपया 20 पैसे का बात करता है, उसके अंदर से एक हिस्सा इधर आएगा, वो हिस्सा नहीं भी देगा तो ये वाला डिपार्टमेंट भिखारी थोड़ी बन जाएगा, करेक्ट? नो? तो इफ दे बिकम सो स्मॉल, नो, तो क्या करना फिर? मेरे को अभी रीअपोर्शनमेंट खत्म करने का है। रीअपोर्शनमेंट तभी खत्म होगा जब ये नील हो जाएगा, बट मोर इंपॉर्टेंट ये भी नील हो जाएगा। तो अभी क्या करना, 1.2 डिवाइड कर देना अमंग ओनली द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स,
क्योंकि वैसे भी सर्विस डिपार्टमेंट वाले का हिस्सा इतना छोटा है कि अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा ना फिर. इज दिस अंडरस्टूड? क्योंकि दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी सुपर स्मॉल बॉस. ओके, अगर वो नहीं भी लिखा तो भी वो चलेगा. एक मिनट, आई एम रिपीटिंग. डू कितना मिनिमम साइकिल्स? 3 साइकिल्स. लेकिन थर्ड साइकिल के एंड में एक बार देख लेना, अगर अमाउंट्स बहुत छोटे हो गए ना फिर रीअपोर्शनमेंट बंद कर देना. लेकिन जब रीअपोर्शनमेंट बंद कर रहे हो तो इसको कुछ नहीं देना, इसको कुछ नहीं देना. मतलब 1.2 डिवाइड करना अमंग द अदर डिपार्टमेंट्स इन व्हाट रेशो? बोलो सब लोग. 1:2:5. बस अभी 1:2 मत बोलो आगे, क्योंकि मेरे को रीअपोर्शनमेंट खत्म करना है. तो यहां पे ना ऐसा लिखना 1:2:5 करके लिख दो ताकि याद भी रहे. तो बोलते हैं सर अगर इतना ज्यादा चीजें याद नहीं रहा, मेरे दिमाग पे दुनिया का बोझ है और अगर मैंने लिख डाला तो कोई पक्का नहीं है, तो कोई पंगा नहीं है. फिर आप लोग चौथा साइकिल भी करना. तुमको समझा? ओके, लेकिन ना अभी फिर याद रखना चौथे साइकिल के एंड में वो वाली गलती मत करना, वरना फिर आगे बोलो 5वां फिर तू जिंदगी भर तू यही सम सॉल्व वो करता रहेगा भाई. ओके, सो थर्ड साइकिल के एंड में इफ यू विश टू बी स्टॉपिंग डोंट गिव एनीथिंग बैक टू द अदर डिपार्टमेंट. तो अभी जरा कैलसी लो. 1.2 डिवाइडेड बाय 8 मारना. 8 8 8 0.15. 1.2 डिवाइड बाय 8 इंटू तो ये 0.15 आ जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा, ये 0.75. यहां पे बड़ा बड़ा लिख देना नील. बस ऐसा कर लो. यहां पे लिखो BOH डिवाइडेड बाय BLA. BLA तो सुनो सुनो सुनो, सम के अंदर लिखा हुआ था वर्कआउट द प्रोडक्शन आर रेट. अभी आर के ना मशीन आर भी हो सकता है, लेबर आर भी हो सकता है. मेरे को क्या करने का, आई जस्ट राइट डाउन इन आर्स. और देखो आर्स का डेटा पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहीं पर है बेटा. 1000, 2500, 1400. दिस विल गिव यू एब्जॉर्प्शन रेट पर आर. 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करके एब्जॉर्प्शन रेट लिख देना सब लोग. ये टोटल करो, खत्म करो. (9.5, 6 and 5). That's okay? हाँ, 9499.75. उसके बाद 15,000.1 and 7,000.15. अच्छा सुनो. हाँ बेटा, you complete the cycle. There is no reason for it except if you are starting with P, then you should be ending with Q. It becomes a complete cycle. और उसका कोई वो reason नहीं. क्या हुआ? हाँ आ सकता है, बट आई से विल नॉट ट्राई टू बी गिविंग दैट, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ना सॉल्व करने के लिए फिर वो बहुत ज्यादा टाइम जाता है. तो उन लोगों ने आज तक एक्चुअली तो वो दिया नहीं है, लेकिन वो देंगे. देन देयर इज अनदर मेथड जो इक्वेशन वाला है, वो मैं अभी कर रहा हूँ. सुनो सुनो सुनो. हाँ, ये रेसिप्रोकल मेथड ही तो कर रहे हैं बेटा. हाँ तो ऑब्वियसली नो, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर तो हो भी नहीं सकता. तूने पी खत्म किया, उसके बाद पी कभी वापस थोड़ी आएगा. और तूने स्टेप लैडर मेथड किया था, एक बार पी खत्म हो गया तो पी कर नहीं, क्या बोल रहा हूं. हाँ, तू पी पर कभी तू वापस थोड़ी आई उसके बाद. ठीक है, हाँ चल ओके. चलो सुनो मेरी बात. देखो अभी ना यहां पे जरा लिखना और. अभी बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है, बराबर से सुनना मैं क्या बोलता है. देखो अभी ये वाला जो टेबल है ना, ये वाला जो टेबल है, बराबर से देखना प्लीज. ये वाला चीज मैं कॉपी करके ना उधर लेके जाता हूं. इट विल बी इजियर फॉर मी. सुनो, मेरे को बार बार फिर टर्न नहीं करना पड़ेगा. सुनो, बराबर से देखना. देखो मेरे को इस टेबल के हिसाब से सब कुछ करने का है, ठीक है. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट
टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट PBX। क्यों बोलते सर ये क्या बेकार चीज लिखता है? लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट PBX। सर डिपार्टमेंट P का तो कॉस्ट 4,000 रुपया है नहीं, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट 4,000 नहीं है। तुमको समझ में आएगा, P का खुद का कॉस्ट 4,000 है, लेकिन P को दूसरा वाला डिपार्टमेंट भी कुछ ना कुछ तो देगा ना, तो उसका टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुमको समझा? तो अभी मैं ना इसका फुल फॉर्म लिखता हूं। लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट P इंक्लूडिंग व्हाट इट गेट्स फ्रॉम Q be X। तुमको अभी समझा जो मैंने बोला? देखो ध्यान सुना जरा, A B C कभी P को कॉस्ट तो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट गोज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, नॉट वाइस वर्सा। ठीक, मैंने क्या बोला? लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट P be X। डिपार्टमेंट P का टोटल कॉस्ट क्या होगा? उसका खुद का खर्चा प्लस दूसरा डिपार्टमेंट उसको कितना देता है। याद रखना, वो दूसरे डिपार्टमेंट को कितना देता है, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। दैट विल नॉट बी कॉस्ट ऑफ P, नो, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ Q। तुमको समझा जो मैंने बोला? थोड़ा सा तो चलो ठीक है, रुको फिर मैं कुछ और वे के अंदर बोलता हूं। सुनो, मैं बोलता हूं वापस, लेकिन रुको। लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ Q इंक्लूडिंग व्हाट इट गेट्स फ्रॉम, तुम लोग यहां पे एक लेटर तो बोलो, P B बाय, ठीक है। सुनो देखो, अभी ना ये वाला टेबल तुम लोग मेरे को एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। मेरे को बोलो P का कॉस्ट बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करने का इन द रेशियो ऑफ, बोलो मेरे को, 3:4:1। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी होगा दैट P serves other departments in the ratio of 3:4:1। Is that okay? Yes, sir. ठीक है। Q serves other departments in the ratio of 1:2:5:2। Is this okay? Yes. ठीक है। अभी ना तुमको बस एक परसेंटेज बोलने का होगा। मैं तुमको यही वाला टेबल ना अजीब वेस के अंदर बोलता जा रहा हूं, अजीब वेस के अंदर। मेरे को बोलना तुम्हारा आंसर या 10% होना चाहिए या 20%, और कुछ मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर तुम लोग गलत करोगे। मेरे को बोलो P serves Q to the extent of 10%। उसके बाद Q gets serviced from P to the extent of 10%। वो सेम ही क्वेश्चन है ना भोंदू लोग। अगर P Q को उतना सर्व करता है, मतलब Q P से उतना सर्विसेज लेता है, ठीक है। अम्मी को जरा बोलो P serves Q to what extent? 10%। वो सेम ही क्वेश्चन था ना यार, वो सेम ही क्वेश्चन था। Q serves P to the extent of 20%। अच्छा, Q gets serviced by P to the extent of 10%। चलो अभी तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। Some people are waiting for the fourth sentence also, which I will not speak because you all have understood। बराबर से सुनना। Let total cost of department P including what it gets from Q be X। देखो मैंने क्या बोला? Let total cost of P be X। total cost of P बोले तो X। P का टोटल खर्चा विल बी 4,000। P का टोटल खर्चा विल बी, P का खुद का खर्चा, मेरे को बोलो अभी तक P का खुद का खर्चा कितना था? P का खुद का खर्चा 4,000, लेकिन उसका खर्चा और बढ़ जाएगा। मेरे को बोलो उसका खर्चा और इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो Q को कुछ देता है कि Q P को कुछ देता है? कैन वी से वी विल हैव टू बेयर Q का कॉस्ट ऑल्सो, नो? लेकिन Q का टोटल कॉस्ट इज Y। Q का टोटल कॉस्ट इज Y, नो?
मेरे को बोलो अपने को Q का कितना परसेंट बेयर करने का है? 20%। तुमको समझ में आ गया? अच्छा, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर 0.2 बाई, इज दिस अंडरस्टूड? अच्छा, ये 20%, ये वाला 20% है। एक सेकेंड, कोई बोलता है सर मेरे हिसाब से तो 0.1 बाई आना चाहिए था। ऑब्वियसली नॉट। मेरे को बोलो 10% इज हु इज सर्विंग हुम? P is serving Q, but if P is serving Q, this cost will go to Q, no? और हम लोगों ने X को वैसे नहीं डिफाइन किया। हम लोगों ने X को कैसे डिफाइन किया है? लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ P बी X। टोटल कॉस्ट ऑफ P विल बी उसका खुद का खर्चा प्लस जो Q उसको देगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलो ठीक है, मेरे को अभी वो दूसरा वाला इक्वेशन बोलो, y इज इक्वल टू, अभी तो कुछ बोलो, 2600 प्लस 0.1x। इज दिस अंडरस्टूड? बस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम जो गलती हो सकती है ना वो एक ही है, तुम लोग इधर 0.1 लिखोगे, इधर 0.2 लिखोगे, बस वो ये गलती हो सकती है। लेकिन अगर वो गलती करोगे ना तो 8 मिनट के बाद समझ में आएगा गलती हो गई। ओके, ऑल्दो 8 मिनट तुम्हारे बर्बाद हो ही जाएंगे। अभी के लिए एक काम जरा करो, तुम लोग इतना लिखो जितना मैंने लिखा है, ये सब कुछ लिखो, और उसको आप प्लीज सॉल्व मत करना, आई विल सॉल्व। ओके, बोलो मैडम। बेटा P का कॉस्ट विल बी उसका खुद का कॉस्ट। मैंने यहां पे P का टोटल कॉस्ट X बोला हुआ है। अगर P का कॉस्ट X है तो P का टोटल कॉस्ट विल बी उसका खुद का कॉस्ट जो 4000 रुपए है, प्लस Q P को कितना देता है? P Q को 10% दे रहा है, मेरे को वो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर P Q को 10% दे रहा है दैट विल गो टू कॉस्ट ऑफ Q। मैंने P के टोटल कॉस्ट को X माना है। P का टोटल कॉस्ट विल बी उसका खुद का कॉस्ट प्लस दूसरा डिवीजन उसको कितना देता है, दूसरा डिवीजन उसको कितना परसेंट दे रहा है? 20%। ओके, कोई भी बच्चा अपना ग्रेटेस्ट मैथ स्किल्स नहीं दिखाएगा। Y का वैल्यू इधर डाल दे, तेरे को आंसर आ जाएगा बेटा। X इज इक्वल टू 4000 प्लस 0.2, Y के बदले में सेकेंड इक्वेशन डाल दे। देखो ये आंसर आ जाता है तुम्हारा। जैसे ही x का आंसर आया ना, सेकेंड इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू डाल देना तो डायरेक्टली y का आंसर मिल जाएगा। इट बी फास्टर। तो कैलसी के ऊपर 4612.24 है, मैं कैलसी के ऊपर उसको वो रहने देता हूं, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 2600 ऐड कर रहा हूं, 3061 पॉइंट, एक मिनट, ये 0.24 था क्या? ठीक है, और ये 0.2 है। अच्छा सुनो, अभी एक चीज ना शायद पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मेरे को ही मालूम है, और अभी तुम लोग को भी पता चल जाएगा। मेरे को मालूम है मैंने इक्वेशन करेक्ट ही बनाया, ठीक है, लेकिन क्यों करेक्ट बनाया वो सिर्फ मेरे को ही मालूम है, वो मैं तुम्हारे साथ अभी वो शेयर कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम्स के ना दिस थिंग विल नॉट बी वर्किंग। देख, मेरा x का आंसर ये आया ना, वो 100% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मेरा आंसर वही था। को बोलते सर कैसे कैसे? देख, पहले 4000 दिया, फिर 600 दिया, फिर 12 रुपया दिया, तीनों का टोटल मार 4612, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वट एवर यू ऑल हैव डन। ओके, एक्चुअली तो अगर फोर्थ स्टेप करते ना एग्जैक्टली मैच हो जाता, तुमको समझा? लेकिन वो छोटा पैसा था तो हम लोगों ने बंद कर दिया। आप लोग y के लिए भी देख लो, 2600 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 1.2, टोटल मार के देख लो, ऑलमोस्ट वही आ जाएगा। ओके,
लेकिन क्या है, दिस चेक विल नॉट वर्क इन एग्जाम्स, बिकॉज इन एग्जाम्स, आगे बोलो, तुम लोग दोनों मेथड नहीं करेगा तो सर फिर कैसे पता चलेगा कि करेक्ट है कि नहीं? रुको रुको रुको, अभी तक अपना इक्वेशन मेथड खत्म नहीं हुआ। तुम लोग को ये दोनों आंसर आए ना, इसके बाद भी तेरे को ये वाला जो टेबल है ना वो बनाना तो पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है? तो तुम लोग क्या करो, 6 लाइन का वो वाला टेबल बनाओ और इतना लिखो उसके अंदर, ये वाला टेबल बनाओ फॉर 6 लाइंस, जितना मैंने लिखा है उतना लिख के रखना। चलो सुनो मेरी बात, देखो रीअपोर्शनमेंट, अभी तुम लोग प्रेजेंटेशन वैसे करना जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे साथ ही करना। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो Q, नेक्स्ट लाइन पे लिखो Q, P, नेक्स्ट लाइन पे लिखो Q। P का खर्चा हैज टू गो टू द अदर डिपार्टमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर रेशो। ओके, ये वाला जो आपका रेशो है, एक सेकेंड, हाँ 3 4 2 1, तो यहां पे लिख के रखना 3 4 2 1, और यहां पे 1 2 5 2, यहां पे लिखना 1 2 5 2। लेकिन सुनो, मेरे को ना P का टोटल खर्चा इस रेशियो के अंदर डिवाइड करने का है, और P का टोटल खर्चा वॉज दिस फिगर बेटा। तो यहां पर ना P का टोटल खर्चा वॉज X। ओके, तो यहां पर आप लोग लिख के रखो 4612.24, वो इस रेशियो के अंदर जाएगा, और यहां पे लिखना 3061.22। एक मिनट, अभी तक जो कर रहे हैं वो समझ में आया? चलो सुनो, अभी क्या करने का है, ये 4612.24 इधर से लेस करो 4612.24, इधर से लेस होएगा, और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3 4 2 1। उसके बाद ये वाला खर्चा यहां से लेस करो 3061.22, और बाकी डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1 2 5 2। तुम लोग ये वाला काम करो, सुनो 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 सुनो, पहले सुनो, जैसे ही ये वाला काम करोगे, अगर ये दोनों फिगर्स तुम्हारे 0 आए ना, मतलब तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट था। देखना एग्जैक्टली 8 मिनट वो हुए रहेंगे फ्रॉम द टाइम दैट आई हैड टोल्ड। तो अगर सपोज ये 0 आता है मतलब तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट है, और अगर 0 नहीं आता है मतलब तुम लोगों ने इक्वेशन उल्टा बनाया, उसको काटो, ठीक करो और फिर से करो, ठीक है? तो अगर तुम्हारे मन में कभी डर होता है ना, ओके, तो फिर फर्स्ट वाला मेथड कर लो, ठीक है? दिस मेथड आई प्रेफर बिकॉज आई एम वेरी क्लियर एंड आई कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट, बट आई लीव दैट जजमेंट टू यू। एग्जाम के अंदर नहीं बोलने वाले कैसे सॉल्व करो, तो जैसे सॉल्व करने का है आपकी मर्जी है। सुनो, ये वाला काम आप लोग कर लेना, उसके बाद BOH यहां पे वो लिख लो, डिवाइड बाय BLA इन आवर्स, दिस विल गिव यू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, और तुम्हारा नंबर ऑफ आवर्स इज 1000, 2500 एंड 1400। 2 डेसिमल्स तक करो हर एक चीज, ठीक है? ये वाला चीज कर लेना, ऑलमोस्ट ये वाले टोटल्स वही आएंगे जो तुम्हारे पहले भी आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों नील आने चाहिए। तुम लोग वो कंटिन्यू करो। हाँ, उसके बाद ये वाला चीज कॉपी कर लेना।
इन आवर्स बेटा, वो वही है, वो जो पहले था, BLA इन आवर्स, वो वही चीज है। सब लोग का वो नील आ गया? चलो ठीक है। सर फर्स्ट वाले को छोड़ दो, कैसे की जरूरत नहीं। क्या बेटा? फर्स्ट वाले मेथड में कुछ नोट की जरूरत नहीं है, नहीं, बस मैंने वो उसी के लिए, दिस नोट आई हैव गिवन फॉर योर रेफरेंस ओनली, ये फर्स्ट वाले मेथड के लिए है, वाइल सॉल्विंग बाय फर्स्ट मेथड। लेकिन ये वो एग्जाम के लिए जरूरत नहीं, वो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। आंसर बाय बोथ द मेथड्स विल ऑलवेज बी सेम ओनली, वरना तुम लोगों ने दोनों में से गलत किया हुआ है। एक मिनट में स्टार्ट करता हूं। दोनों में से कौन सा करें? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट इफ यू आर गुड इन कैल्सी, यू आर सुपर फास्ट, देन डू बाय द फर्स्ट मेथड। इफ यू आर गुड इन ब्रेन्स, देन डू द सेकेंड मेथड। इफ बोथ द थिंग्स आर गुड, देन आई लीव द चॉइस टू यू। फिर मैं क्या बोलूं अभी? सुनो अपना लास्ट क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन से करने से पहले आई एम जस्ट रीडिंग द शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। पढ़ो जरा प्लीज। It is reciprocal method. You can solve by any method. Repeated distribution method is less risky. Equation method is faster but more risky. ठीक है, तो आपको जो भी करने का है तो आप लोग वो कर सकते हो। ओके, एक मिनट आगे। P serves Q to the extent of 10%, ये वाला 10%, और out of total cost of P 10% is incurred for Q. Q serves P to the extent of 20%, or out of total cost of Q 20% is incurred for P. Logic for the first equation मैंने वो लिख के भी रखा हुआ है। P's total cost will be its own cost 4000 plus how much does it take from Q, that is 20%। ठीक, चलो ये वाला जो अपना काम है ये सारा का सारा वो हो गया। ठीक है, I joined AJ directly in CA Finance. It was because of Anand sir, and it was a great journey. Seriously, like I started up quite early. Started with Anand sir. मजा आ गया बस सीखने में. It was effortless. Thank you so much, Anand sir. Thank you, and it's been a great journey. अभी क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना हम लोग पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेट बना लेंगे, कैलकुलेशंस आप लोग घर पे करोगे और सम कल मेरे को शुरू के अंदर आंसर बताओगे, आंसर कितना आया। ठीक है, बट वी आर डिस्कसिंग एवरी डैम थिंग वट एवर इज देयर। ठीक है, पढ़ेंगे। PH Limited is a manufacturing company having 3 production departments ABC and 2 service departments X and Y. The following is a budget for December. Direct material A, B, C, X and Y. Direct wages this and this. अभी ना तुम लोग को बाकी चीजें भी स्टार्ट कर देंगे। देखो फैक्ट्री रेंट उसका ब्रेकअप नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि वो कॉमन कॉस्ट है। पावर कॉस्ट ब्रेकअप नहीं दिया तो ऐसे एक्सपेंसेस अपने को अपोर्शन करने पड़ेंगे। डेप्रीसिएशन, अदर ओवरहेड्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन,
एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, चलो ठीक है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ओके, मशीन आवर्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, ठीक है। अ टेक्निकल असेसमेंट ऑफ द अपोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर एज फॉलोज। तुम लोग ये वाला चीज देखो और तुमको देख के पता चलता है इट इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, Yes, sir. क्योंकि x is serving y also, y is serving x also, ठीक है। अच्छा, वैसे x serves a b c and y in the ratio of 45 15 30 10, y serves a b c and x in the ratio of 60 35 nil and 5, चलो ठीक है। required a statement showing distribution of overheads to various departments, a statement showing redistribution of service department expenses to the production departments, and lastly machine hour rates for production departments A, B and C। चलो ठीक है, एक मिनट देख, a statement showing distribution of overheads, this is your step of allocation and apportionment, बस आप लोग खर्चे डाल दो डिपार्टमेंट्स के अंदर। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, तो ये रीअपोर्शनमेंट वाला स्टेप जो है वो हो जाएगा। और लास्टली जरा देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो एक बार सब लोग, पार्ट थर्ड पढ़ो, machine hour rates for the production department ABC। तो कहने से out of 6 methods they follow which particular method बेटा, machine hour method, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर ना, ऑलमोस्ट अपने सारे के सारे स्टेप्स आ जाएंगे। मैं तुमको ना एक ही स्टेटमेंट के अंदर ये सब खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तुम लोग टाइटल दो, जरा टाइटल दो, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन, ये एक साइड की जरूरत पड़ेगी मेरे को, एक पूरे साइड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन, अपोर्शनमेंट and reapportionment of overheads and find absorption rate per machine hour for the 3 production departments। चलो ये वाला चीज बनाओ, अगर किधर मैं लाइन छोड़ रहा हूं प्लीज आप लोग भी लाइन छोड़ना। मैं नीचे पी क्यू आई एम राइटिंग 3 times टू कंप्लीट 3 cycles। एक मिनट, जो सम के अंदर खर्चे हैं बस मैंने वही चीज लिखा है, अभी तक मेरे मन से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ये एक्स वाई है, सॉरी। चलो सुनो मेरी बात, देखो एक बार ये हो जाएगा ना, यहां पे लिख लेना BOH डिवाइडेड बाय BLA। अच्छा मेरे को जरा बोलो BLA के लिए कौन सा मेथड फॉलो करने का है? मशीन आवर्स। इन मशीन आवर्स दिस विल गिव यू एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर।
मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर चाहिए कि आप लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करो। कोई और क्वेश्चन के ना तुम लोगों से इक्वेशन वाला मेथड फॉलो करवाएगा। चलो अब मेरी बात सुनो। चलो मेरे को एक इंफॉर्मेशन शुरू के अंदर ही बता दो, ताकि एटलीस्ट फॉर दैट आई डोंट नीड टू टेल यू ऑल एनीथिंग टू बी थिंकिंग। अपने को एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर चाहिए, ठीक है? तो मेरे को जरा बोलो एबीसी के अंदर कितने मशीन आवर्स का काम बेटा होएगा? 1000, 2000, 4000। तो यहां पे लिख देना बस। मेरे को एक्स और वाई के लिए ऑब्वियसली नहीं चाहिए, एब्जॉर्प्शन रेट उनका थोड़ी होता है। चलो अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, देखो मेरे को बोलो ये चैप्टर का नाम क्या है? आगे आगे आगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओवरहेड्स। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चंस ना बहुत दिमाग से पूछता है, बराबर से सुनो। मेरे को बोलो इधर कितने रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लिखूं? 1000। ब्रिलियंट। आगे इधर कितने रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लिखूं? 2000। ब्रिलियंट, टू गुड। इधर कितने रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लिखूं? एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आगे इधर कितने रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लिखूं? चलो अभी तुम्हारा हो गया, अब मैं बोलता हूं, सुन। आवर जॉब इज टू बी फाइंडिंग आउट ओवरहेड्स, ठीक है? आवर जॉब इज टू बी फाइंडिंग आउट ओवरहेड्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए 1000 रुपए का मटेरियल कॉस्ट का खर्चा करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं करता है, लेकिन दिस 1000 विल नेवर गो इनसाइड एब्जॉर्प्शन रेट, नो। दिस इज डायरेक्ट मटीरियल ऑफ द फैक्ट्री बेटा। डायरेक्ट मटीरियल ऑफ द फैक्ट्री इज डायरेक्ट मटीरियल फॉर द कंपनी, नो। अपना फर्स्ट स्टेप क्या था? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी ओवरहेड्स। याद रखना, मैंने तुमको बोला भी था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कैन इनकर डीएम कॉस्ट, कैन इनकर डीएल कॉस्ट, कैन इनकर ओवरहेड्स, ऑल्दो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ओवरहेड्स। तो याद रखना, आई एम नॉट सेइंग ये 3 खर्चे नहीं हो रहे भाई, खर्चे हो रहे हैं, सम के अंदर दिया हुआ है तो खर्चे हो रहे हैं, लेकिन ये वाले खर्चे डायरेक्ट मटेरियल के हैं, ये एब्जॉर्प्शन रेट के अंदर थोड़ी जाएंगे। तुम लोग एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर ओवरहेड्स के तौर पे चार्ज करते हो ना? क्यों? एक मिनट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डज नॉट अप्लाई टू डीएम एंड डीएल, क्योंकि डीएम एंड डीएल आर डायरेक्ट कॉस्ट ओनली, नो। वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को चार्ज हो जाता है। तुमको समझा जो मैंने बोला? तो इधर लिखने का भैया नील, इधर लिखने का नील, इधर लिखने का नील। पहले लिखो उधर नील। अच्छा, आई एम आस्किंग यू ऑल, व्हेन आई एम राइटिंग नील, एम आई सेइंग कि ये वाला खर्चा नहीं हो रहा? आई एम सेइंग खर्चा हो रहा है, लेकिन ये वाला खर्चा एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी जाएगा। तुमको समझा? ओके, तुमको समझा? चलो ठीक है, मैंने डरा कर भी पूछा तो इसलिए आंखें ऐसे की। सुनो मेरी बात, मेरे को बोलो इधर 2000 है, इधर 1000 है, इधर कितना लिखूं? 2000 and 1000, बिकॉज एवरी कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स, आगे बोलो, आर ऑलवेज ओवरहेड्स फॉर द कंपनी। और तुमको ओवरहेड्स ही तो निकालने का है ना? इज दैट ओके? ये याद रहेगा। ये वाला गलती कभी कभी इंस्टीट्यूट भी करता है, वो लोग यहां पे डायरेक्ट मटेरियल के अमाउंट्स डाल देते हैं, वो उनकी गलती है। ओके, उनको अभी तक नहीं समझ में आया, और जो भी इंस्टीट्यूट को नहीं समझ में आया, तुम लोग 3-4 साल के बाद ट्राई करने वाले हो क्या, वो तुमको मालूम है, ठीक है? तो अभी सेम वे डायरेक्ट लेबर के लिए भी वही वाला काम करेंगे बेटा। ओके, तो लिखना स्टार्ट करो 5 to 8, वहां पे तो नील और नील आ जाएगा, नील नील नील, 1000 2000 टोटल मारने का है तो मार दे यार, 3000 3000।
अभी बेसिस के अंदर क्या लिखूं, उन लोगों ने ब्रेकअप ही अपने को दिया हुआ था ना, तो यहां पे लिख देना गिवन। ठीक है, आगे फैक्ट्री रेंट 4,000 रुपया का है, यहां पे लिखो 4,000। पावर 2,500 रुपए का है, यहां पे लिखो 2,500। 1,000 और 9,000। सुनो सुनो सुनो, अभी तुम लोग को ना मेरे को ये 4 खर्चों के लिए बताओ कौन कौन सा रेशो लूं। अभी रेशो सम ही मेरे को देगा, भगवान तो मेरे सपने में नहीं आएंगे कि ये वाली रेशो यूज कर। तो एक काम जरा करो, सुनो 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 सुनो, यहां पे लिखो 1 2 3 4 अगर टेक्स्ट बुक है तो। और अब बस तुम लोग मेरे को बोलना, तुम लोग मेरे को बोलना 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 आराम से, आराम से मेरे को बोलो फैक्ट्री रेंट कौन सी रेशो लूं? 1। परफेक्ट, पर टू गुड टू गुड टू गुड। ओके, आगे मैं अजीब ऑर्डर के अंदर पूछता हूं, मेरे को बोलो डेप्रीसिएशन कौन सी रेशो के अंदर लूं? 2। अभी कई लोग ना ओके और तुम में से ऐसा बहुत लोग होएगा, इफ यू विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैच द फॉलोइंग करेगा, सर ऊपर 4 नीचे 4, मैं तो खत्म कर डालेगा सर। 2nd 3rd 4th स्टैंडर्ड में वही करके तो पास होते थे, करेक्ट नो? वही करके पास होते थे ना? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, अब पता चलेगा मेरे को। मेरे को बोलना अदर ओवरहेड्स विच रेशो। सुनो, अभी ना मेरी जिंदगी बीत जाएगी तो भी मैं तुमको नहीं बता सकता अदर ओवरहेड्स किस रेशो। मेरे को थोड़ी मालूम है अदर ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, करेक्ट नो? इफ यू टेल मी द नेम ऑफ एन एक्सपेंस फिर मेरा दिमाग चलेगा, वरना मेरा दिमाग कैसे चलेगा बॉस? ओके, तुम लोग लिख देगा अदर ओवरहेड्स, तो मैं कोई भी रेशो के लिए डिवाइड, तुमको समझो जो मैं बोल रहा हूं, तो तुम लोग फिर कोई भी रेशो ले लो, तुम लोग ये रेशो ले ले, ये ले ले, ये लेते को, जो रेशो लेने का है तू ले ले। बट यूजुअली इंस्टीट्यूट क्या करता है, नथिंग रॉन्ग ऑल्सो, अगर ऐसा कोई लूज खर्चा दिया ना, अदर एक्सपेंसेस अदर ओवरहेड्स ये वो, फिर इंस्टीट्यूट को भी नहीं मालूम कि किस रेशो के अंदर डिवाइड वो करने का, वो लोग एक नोट लिख देता है दैट अदर ओवरहेड्स हैव बीन डिवाइडेड इन दिस रेशो। तुम लोग भी नोट लिख के खत्म कर दो। एंड यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर ना ICAI पॉपुलर रेशोज लेता है, लाइक मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। ओके, दिस इज देयर हॉट फेवरेट स्टफ। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर, एक मिनट, तुम लोगों ने डेप्रीसिएशन तो कौन सा रेशो बोला था? 2। दैट इज क्योंकि डेप्रीसिएशन इज सम परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ओनली, तो इसलिए कॉस्ट की रेशो के अंदर। Other overheads can be taken in any ratio, but ICAI usually divides them in popular ratios like machine hours or labor hours by writing a respective note. तो तुमको नोट लिखना कंपलसरी है, ठीक है? तो this one you are going to be taking in this case machine hours, ठीक है? अभी सॉलिड क्वेश्चन बच गया, मेरे को बोलो पावर कॉस्ट विच रेशो? 4। तुम लोग पागल हो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे को बोलो, एक मिनट, आई एम सेइंग 2 एक्सपेंसेस डिफरेंशिएट, मैंने एक बार बोला भी हुआ है वैसे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइटिंग कॉस्ट एंड पावर कॉस्ट। लाइटिंग कॉस्ट इज उजाला करने का खर्चा, ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट ये वो, ठीक है, दैट इज लाइटिंग कॉस्ट। पावर कॉस्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द मशीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस क्लियर कि पावर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सुन, अगर मशीन ज्यादा आवर्स के लिए चलेगा तो कैन वी से इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मशीन्स का हॉर्स पावर ज्यादा है, ओके, तो भी इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा खींचेंगी ना, ठीक है। सो देयर आर 2 थिंग्स, पावर कॉस्ट इज ड्रिवन बाय बोथ ऑफ देम, इट इज ड्रिवन बाय मशीन आवर्स ऑल्सो, आगे बोलो, इट इज ड्रिवन बाय हॉर्स पावर ऑल्सो। अपना चैप्टर नंबर 1 अगर ऐसे होएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक कॉम्पोजिट रेशो निकालना। जरा कॉस्ट शीट का लास्ट क्वेश्चन याद करो, जहां पे 2 प्रोडक्ट्स का कॉस्ट शीट अपने को अलग अलग बनाने का था, हम लोगों ने रेशोस को मल्टीप्लाई करके फाइनल रेशो निकाला था। यू ऑल रिमेंबर दिस? टाइप ए शूज, तुम लोग फेंका मत करो, एक तो टाइप ए शूज टाइप बी शूज, ऐसा एक क्वेश्चन था।
जहां पे हम लोगों ने खर्चों को फिर कोई रेशोस के अंदर डिवाइड किया था, याद आता है? ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे ना देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ सिंगल कॉस्ट, विच टू फैक्टर्स? दिस एंड दिस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पे लिखेगा 3 into 4। तो एक काम जरा करो, यहां पे ना आप लोग लिख के रख देना एरिया, और एरिया तुम लोग बाद में रेशो वो लिख देना, आई एम ऑल ओके अबाउट इट। पावर कॉस्ट यहां पे लिखना हॉर्स पावर इंटू मशीन आवर्स, ये वाला रेशो मेरे साथ वो लिख लो ताकि बाद में वो गलती ना हो, मतलब ये वाला रेशो। तो 50:80:80:15:25, ये वाला रेशो लिख के रखो। 50:80:80:15:25। सबको समझ में आ गया ये वाला रेशो कैसे आया बेटा? दोनों को मल्टीप्लाई करके, और मैंने वो जो जीरोस था वो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, आई एम जस्ट राइटिंग तो कैपिटल वैल्यू, अदर मशीन आवर्स। सुनो, जो भी मैंने तुम लोग को बोला है ना वो यहां पर वो प्रिंटेड है, बट दीज नोट्स हैव टू बी रिटन इन एग्जाम्स। यहां पे ना यू ऑल कैन राइट डाउन दीज नोट्स हैव टू बी रिटन इन एग्जाम्स, ये लिख के रखना, दीज नोट्स हैव टू बी रिटन इन एग्जाम्स। अच्छा, अभी मैं बस ना 1 मिनट तुम्हारा और लूंगा, फिर उसके बाद तुम लोग आराम से सॉल्व करना, कल मैं फाइनल आंसर बोल देगा। 4000 एरिया के अंदर डिवाइड करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बार ये वाला काम कर लेगा, दिस विल बी योर टोटल। बस द मोमेंट यू ऑल डू दिस क्वेश्चन इज डिट्टो सेम एज योर प्रीवियस क्वेश्चन, डिट्टो सेम एज योर प्रीवियस क्वेश्चन। सोच लेना, पिछला क्वेश्चन जब भी स्टार्ट किया था तुम्हारे पास ये वाले 5 नंबर्स थे ना, तो अभी वो वाले 5 नंबर तुम्हारे पास यहां पर आ गए, एंड आई वांट यू ऑल टू सॉल्व थ्रू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई याद रखना, जब भी वाई लास्ट टाइम कर रहे हो तभी क्या याद रखने का? एक्स में नहीं डालने का, बस, ठीक है। द मोमेंट यू ऑल विल बी डूइंग दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, इट इज ऑल ओके। तुम लोग क्या करो, यहां पे आंसर्स लिख के रख लो, तुम्हारा ये आंसर्स आना चाहिए। लिखो 8.48, 3.25, 1.88, ये तुम्हारे लास्ट 3 आंसर वो होने चाहिए, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके अलावा कुछ और आया चेक करते रहना, मैं सोल्यूशन नहीं लिखने वाला हूं, ओके। दिस शुड बी योर आंसर, कंफर्म इट टू मी टुमारो दैट यू ऑल हैव गॉट द आंसर, ठीक है। आई थिंक विद दैट वी ऑल विल बी एंडिंग इट टुडे।